मलिक साहब, आप टीवी चैनल्स भी काम करते हैं, रेडियो, अपना अखबार भी निकालते हैं, जिम भी करते हैं, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैनेज अल्लाह ताला करता है, मैं कोशिश करता हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ आपके सामने, आपको पता कभी 7 बजे कभी 6 बजे टीवी का प्रोग्राम होता है और फिर उसके बाद 9 बजे के बाद चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कभी मैं 6 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे घर से मैं निकलता हूँ। रात 1-2 बजे घर जाता हूँ। साथ बोल टीवी को भी टाइम देता हूँ, रेडियो पे भी प्रोग्राम करता हूँ। अभी भी आप प्रोग्राम खत्म करेंगे फिर मैं रेडियो पाकिस्तान जाऊँगा। अच्छा, तो मलिक साहब, आपने ATV का जिक्र किया, तो उस दौरान लाल मस्जिद का वाक़या पेश आया। उस दौरान कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक मीडिया पर ना आया हो, कोई आपके जहन में आ रहा हो, कोई बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे साथ? तारीखी वाक़या है और चूँकि बाहर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, हम उस वक्त हॉलीडे इन होटल था, उसके सामने प्रेस क्लब था, प्रेस क्लब के अंदर रहते थे। 120 घंटे के बाद मुंह धोने का टाइम मिला था। शेव हमारी बड़ी हुई थी, वो भी साथ वाली गली में, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था बिल्कुल, तो ना बाहर निकल सकते थे। उधर ही जो कुछ मिलता था, पानी शानी या जिस तरह भी गुजारा होता था वो करते जो थे। कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता। तो साथ उधर ही बैठ के कवरेज करते थे और फिर रिपोर्ट्स ATV में भेजते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लाल मस्जिद के पास करीब से गए, तो वापस आ रहे हैं ना, तो फायरिंग हुई। तो हमारे साथी शहीद भी हुए, जर्नलिस्ट, और आपको पता है उसको फिर फायर भी लगा, वो बाद में बेचारा। तो 1 सेकंड का भी नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं उधर से निकला हूँ तो मैंने पीछे देखा तो बंदे इस तरह गिरे हुए हैं। ओह अच्छा। तो हमारे सामने शहादतें हुई, हमारे सामने सारा मामला हुआ। फिर बिल्कुल मैं ना बीपर दे रहा था मोबाइल के ऊपर ATV में, तो वो मुझे कहती है आयशा। मैंने कहा किधर है? मैंने कहा जी इस वक्त मैं बिल्कुल एक दरख्त के ओट में हूँ, तो शदीद फायरिंग हो रही है 2 तरफों से। तो कहती है कि जाहिद आप हमें फायरिंग की आवाज़ सुना सकते हैं? अच्छा। जब वो कह रही है तो एक फायर मेरे टू करके ऐसे गुजरा और दरख्त के अंदर पैवस्त, ये मेरा कान था। ओहो। वो फायर दरख्त के अंदर पैवस्त हो गया। अच्छा। मैंने कहा अब आपने इत्तेफाक से सुन ही लिया होगी कि फायर की आवाज़ कितनी तेज थी। अच्छा। तो उस वक्त भी अल्लाह ने बस बचाया। 2 बाल बचे। फिर जे साल के जो है ना, उनका साथ वाली गली में जैसे कर्फ्यू थोड़ा सा रिलीज हुआ तो उन्होंने क्या जी वो आए, कहते जी आ जाए मेरे घर। उन्होंने जब वो नाश्ता दिया ना हमें, वो जो उन्होंने ब्रेड दी और जिस तरह वो अंडे उस पे खाए, वो मैं नहीं समझता कि 120 घंटे के बाद जब खाना मिले, मुंह धोने को मिले, उस खाने का कितना टेस्ट हम आप समझ सकते हैं। 120 घंटे मुसलसल जागना कितना मुश्किल लग रहा होगा। इस तरह लगता था कि हम आंख लगती थी, फिर ऑफिस से फोन आ जाता था, बीपर है जी आपका, आप इसके ऊपर दें, आप इसके ऊपर दें, ताज़ा तरीन नाजरीन को से। तो ऐसे उठते थे, फिर आते थे, फिर यहाँ तक कि सामने हॉलीडे था, इतना टाइम, क्योंकि फायरिंग शदीद होती थी, तो फौज भी खड़ी थी, पुलिस भी थी, रेंजर भी थी सामने से। उनकी छतों के ऊपर, लाल मस्जिद की छतों, और साथ लाइब्रेरी के साथ जामिया अफसा, वहाँ पे भी। तो बस वो भी ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा था। आप मलिक साहब ये बताइए, आपके ख्याल में आप हुकूमत वक्त जो थी वो हक पर थी या लाल मस्जिद वाले हक पर थे? मैं समझता हूँ कि वो वाक़या मिस हैंडल हुआ। जिस तरीक़ा से आपने पहले देखा कि लाल मस्जिद के वाक़े में CD सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे थे जी, ये उधर कब्जा भी हुआ था और लोगों के घरों में भी जाते थे। कभी किसी आंटी के घर में चले गए, कभी CD सेंटर में चले गए, कभी पुलिस वालों को अगवा कर लिया, ले गए, कभी कुछ इस तरह के हरबे हो रहे थे। ये जो मीडिया था ना, उस वक्त
नया नया मीडिया आया था। जी जी बिल्कुल। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हुकूमत की, तो ये कहते थे कि किस तरह की हुकूमत है आपकी, एक आप मस्जिद नहीं खाली करा सकते। किसको कहते, कौन कहता था खाली करा सकते? जर्नलिस्ट। अच्छा अच्छा, हुकूमत से कहते पूछते थे। हाँ हाँ, किस किस्म की आप हुकूमत है, हाँ भाई इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह नहीं आपसे खाली हो, पूरी एक स्टेट ये है, रियासत है। अच्छा, वो ये सामने क्लाशन को फिर नजर आती थी कि आप इनसे ये खाली नहीं करा सकते। आखिर देखो जी, फौज तो इधर खड़ी होगी या फोर्सेस इधर खड़ी होंगी, तो वो दूसरी तरफ थे, हम इधर थे। अगर सामने से फायर आता था वो लाल मस्जिद से या लाइब्रेरी से, तो वो कौन करता था? मेरा मतलब समझ नहीं आती थी ना हमें, सबको समझ है। अब जब SSG के कमांडो उधर शहीद होते थे, आखिर उधर से फायरिंग होती थी तो जी जी लोग उधर शहीद होते थे। जी जी, जो पुलिस वाले शहीद हुए, आखिर उधर से फायरिंग दो तरफा ही होती थी। जी जी, ये मस्जिद में, जामिया अफसा में और उस लाइब्रेरी के ऊपर फायर करते थे, वो इनके ऊपर करते थे। तो मीडिया कहता था कि ये किस तरह की हुकूमत है, आप कहते हो हमने इंडिया फतह करना है, आपसे तो ये एक मस्जिद नहीं कि मस्जिद के लोग काबू नहीं आ रहे। और फिर क्या हुआ कि कर करा के कुछ मुज़ाकरात के नाम पे कुछ इस तरह करके जब उन्होंने मस्जिद खाली कराई, तो यही मीडिया फिर कहना शुरू हो गया जी मस्जिद नहाते लोगों को मार दिया, नहाते लोगों को मार दिया। उस वक्त किसी ने नहीं कहा। ये मीडिया जब उनके मास्क पहने दिखाता था, ऑक्सीजन मास्क पहने दिखाता था, नई चीज क्लाशन को, हाँ उस वक्त का ऑक्सीजन मास्क का पता भी नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर से वो क्लाशनकोफ दिखाता था, देखो जी क्लाशनकोफ बरदार। हाँ, फिर कहते थे जी वो ये लड़कियां गोली पकड़ा रही हैं, हाँ, ये ऐसे कर, ये सारा मीडिया पहले दिखाता था। और फिर सिटी सेंटरों की बात करता था, मसाज सेंटरों की बात करता था, फिर के लोगों के घरों के जी इन्होंने क्यों खाने बनाए हुए हैं, ये उनके घरों में जा रहे हैं। पहले मीडिया ये दिखाता था। पहले मीडिया कहता था कि ये पुलिस वालों को करते हैं, और फिर चौधरी शुजात जाते थे, खाना काबा का इमाम जाता था तो उनको मनाते थे। देखिए अब्दुल सत्तार ईदी की बीवी गई थी, सब कुछ था। अब्दुल सत्तार ईदी हमारे साथ सोया करते थे। तो पहले मीडिया का ये रवैया था। और जब उन्होंने खाली कराया, एक्शन हुआ, फिर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी बंदे अंदर मार दिए, खवातीन को मार दिया, कोई कहे 2000 मार दिए, किसी ने कहा 3000 मार दिए, किसी ने। और तो उन जब अंदर से देखा गया तो 100-125 बंदे की सारे थी। और फिर मीडिया से पूछा भी गया जो 3000 बंदे कह रहे थे वो किसी का नाम तो बताएं, कोई मिसिंग पर्सन ये वो। तो मैं समझता हूँ कि मिस अंडरस्टैंडिंग भी थी, मिस हैंडल भी था, और केस को अच्छे तरीके से नहीं किया गया। मैं नहीं समझता कि कोई कौन हक पे था, कौन नहीं हक पे था। ये तो मुख्तलिफ आरा हैं। मैं समझता हूँ कि वो केस मिस हैंडल हुआ। अगर उसको मीडिया इतना हाइप ना देता, मीडिया ने, क्योंकि उस वक्त ना हुकूमत कंट्रोल कर रही थी मीडिया को, ना मेरा मतलब समझा रही थी कि नेशनल नैरेटिव क्या है, इंटरनेशनली हमारा फेस क्या जाएगा, क्योंकि जमहूरी हुकूमत नहीं थी। मुशर्रफ आमिर की एक हुकूमत थी, उसको भी नहीं समझ थी कि किस तरह बात करनी है। वो भी ताकत की ज़बान में इस तरह ही बात करता था, ताकत के नशे में। अब देखें ना, एक मुशारे में ब्रिगेडियर साहब आए थे एज ए चीफ गेस्ट, तो सारे बार बार कहे मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। तो उसने पूछा ये ब्रिगेडियर साहब ने कि ये मुकर्रर मुकर्रर क्या कहते हैं? अच्छा। उसने कहा जी मुकर्रर का मतलब है कि दोबारा से। वो कहते हैं सबको कोई कान खोल के बैठे, जो बात होगी एक दफा होगी, दोबारा नहीं होगी। पर जो जिनका मजाज जमहूरी नहीं है, सही उन्होंने तो फिर इस तरह ही कहना जी ऑपरेशन कर दो जी, उनको आफ्टर इफेक्ट्स का नहीं पता, उन बाकी चीजों का नहीं पता। तो अब हम जब भी मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की बात करते हैं, जब हम फैज़ाबाद धरने की बात करते हैं, तहरीक लब्बैक के ऊपर बात करते हैं, तो फिर हम मिसाल सारे यही देते हैं, आराम से तहम्मुल से करो, कोई नया लाल मस्जिद का वाक़या ना हो। कुछ हादसा ऐसे भी होते हैं, वो अगली दफ़ा फिर वो लोगों को काउंटर भी करने पड़ते हैं, बताना भी पड़ता है कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे भी करना चाहिए। मलिक साहब, आप ये बताइए कि लाल मस्जिद का वाक़या, कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल अजीज़ और अब्दुल रशीद
गाजी, इनको एजेंसियों ने कहा कि जी आप खड़े हो जाएं, हम आपके साथ हैं, और जिन्होंने साथ देने का वादा किया जब मौका आया तो वो पीछे हट गए, ऐसा हुआ? ऐसे नहीं, बात असल में बात इख्तलाफात चीज़ें उस वक्त से शुरू हुई थी जब लाल मस्जिद के जो खतीब थे, इन दोनों के वालिद साहब थे अब्दुल्ला शहीद, वो उनको जब शहीद किया गया तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें कहा जा रहा था कि शायद कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कहा जा रहा था उस वक्त। लेकिन उसके बाद से फिर इख्तलाफात की चीज़ें आई। फिर जिस तरह एक मस्जिद में बैठ के शरीयत का, क्योंकि उस वक्त आपको पता है तालिबान स्वात के ऊपर भी काबिज हो चुके थे। जी बिल्कुल। वो भी एक था, सूफी मोहम्मद साहब का भी अंसर था, तालिबान का गलबा भी था। जी, और ये भी कहा गया कि अब तालिबान इधर से उतरेंगे, यहाँ आकर आएंगे इस्लामाबाद में। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये भी इनको भी ऐलान करना पड़ा। और फिर स्वात वाले लोग इधर भी पाए गए, टीटीपी के लोग भी इधर भी पाए गए, देखे भी गए। आखिर इतना जदीद असल अंदर से इस्तेमाल हो रहा था, तो वो बच्चियां तो नहीं इस्तेमाल कर रही थी ना। वो तो सब ने देखा कि सब बच्चियां लाइन में बना के, मेरा मतलब मौलाना अब्दुल अजीज समेत सब उस वक्त तो निकल गए थे, रहे तो सिर्फ गाजी रह गए अंदर जो शहादत का मर्तबा पा गए। तो मैं समझता हूँ कि ये मिस एडवेंचर हुआ है। मलिक साहब, आप स्पोर्ट्स की बीट करते हैं, माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं स्पोर्ट्स की बीट के आप। अब तक कितने ममालिक के दौरे कर चुके हैं आप? याद नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा ममालिक हैं। और कई मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ मैं 40 मरतबा भी गया। मतलब लंदन में गया हूँ 35-40 दफ़ा गया हूँ, इंडिया में गया हूँ 19 दफ़ा गया हूँ। अच्छा। सऊदी अरब में 19 दफ़ा गया हूँ। यूएई का तो साहब ही नहीं, आपको पता इतने इवेंट्स हुए तो बैरून ममालिक कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो आपको? इंडिया में एक दफ़ा ऐसा होना पाकिस्तानी होने के नाते? पाकिस्तानी होने के नाते। अच्छा, क्या हुआ? हम बाज़ार में गए थे तो हमें किडनैप कर लिया गया। और फिर क्योंकि मैंने लैपटॉप पहना हुआ था, अच्छा, फिर उसका एक जो लैपटॉप का हिस्सा था, मेरे यूएसबी भी ले ली गई, मेरी जेब से पैसे भी ले लिए गए। तो वो एक वाक़या। कितने लोगों को पकड़ा गया था? मैं अकेला ही चूँकि गया था इसलिए मैं। अच्छा, जब ग्रुप की सूरत में गए ऐसा मसला नहीं हुआ? नहीं। तो फिर मैं उधर गया, तो फिर वापस आया। मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर, तो मैंने उनको वाक़या बताया, यार इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की आप लोगों ने। मेरी जेब में 5-6 हज़ार रुपया था, वो भी इन्होंने छीन लिया, मेरे साथ ऐसा किया। तो हमारे उधर दोस्त थे, वो उस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, दिल्ली के और एयरवाई से भी थे, मुसलमान थे। उन्होंने कहा यार छोड़े, अब इस तरह करेंगे हम बात तो फिर जरा मीडिया पे और ज्यादा बाहर आएगी, हो जाएगी। ये तो इसको यार छोड़े दबाएं इसको ऐसे करें। अच्छा। तो फिर मैंने इसको हाइप नहीं दी। मैंने कहा वापस भी जाना है। हाँ बिल्कुल, फिर भी आना है। सही बात है, बिल्कुल। अब तक माशाल्लाह आप कितने अवार्ड ले चुके हैं जब तक आप सहाफत में आए हैं? याद नहीं है अवार्ड। मैंने देखा यहाँ माशाल्लाह आपके ऑफिस में काफ़ी टाइम लगा मुझे इनकी वीडियो बनाने में। ये तो थोड़ा सा है, बाकी देखो घर कर पड़े, वो जो पेटियाँ शेटियाँ हैं वो भरी हुई हैं। अच्छा, तो ये सारे स्पोर्ट्स के हवाले? स्पोर्ट्स भी आप लोगों की मोहब्बत है, वो समझते हैं कि मैं कोई जर्नलिज्म में कुछ कर रहा हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ। लोग समझते हैं तो उनकी मेहरबानी है। मुख्तलिफ तंजीमात हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जिनको हम अच्छा लिखते हैं, तो वो उनके ख्याल में कि मैं जर्नलिज्म के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत कामयाब है या नाकाम? मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ऐसी लकी हुकूमत कम ही आती है जिसको 2.5 साल डॉलर जहाँ मर्जी चला जाए, महंगाई जितनी मर्जी हो, किसी ने नहीं पूछा। इससे पहले हुकूमतें आती थी, 2 महीने बाद ही उनके खिलाफ मज़ारे शुरू हो जाते थे, लोग निकलना शुरू हो जाते थे। 2-2.5 साल इस हुकूमत को किसी ने पूछा ही नहीं। ये हुकूमत दूसरों के ऊपर डालती रही है। मैं समझता हूँ कि ईमानदार होना कुछ और चीज़ है, ना अहल होना, कैपेबल ना होना। हाँ,
ये अलग चीज़ अबूर है। ना होना वो अलग चीज़ है। बिल्कुल। अगर हमने ईमानदारी लाने हैं तो बाशी मस्जिद के खतीब को ले आए, वो अच्छे तरीके से चला लेंगे, या और कोई नेक बंदा ले आए, लेकिन हुकूमतें चलाने के लिए कैपेबल होना ज़रूरी है। और जो 3 साल नहीं सीख सके अब 1.5 साल में भी नहीं सीख सके। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ाहिद फ़ारूक मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।